नमस्कार मित्रों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी बेहतरीन पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, अपनी यूपी लेखपाल की तैयारी चल रही थी। उस यूपी लेखपाल की बात करें तो हम यूपी जीके आपको पढ़ाने वाले हैं। यूपी जीके की यदि हम बात करें तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको यूपी जीके में पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं, यूपी की जो फेमस हमारे प्लेस हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, उनके बारे में मैंने चर्चा की थी। उसमें कई सारे मैंने उत्तर प्रदेश के जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में जानकारी दी थी। तो उसी चैप्टर को आज की हम लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको बताया था ये टॉपिक हमारा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसके 2 वीडियो बनेंगे। तो पहले वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर कराई थी और आज की इस क्लास में इस चैप्टर को पूरी तरह से हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, पूरी तरह से इसे कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। यूपी जीके में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ऐतिहासिक स्थल है और इन स्थलों को कहीं ना कहीं कहाँ पर उसमें यूनेस्को में इनको शामिल किया जाता है। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो याद रखेंगे, मैंने कई सारी चीज़ें आपको करा रखी थी। आज इसी में हम पढ़ेंगे जौनपुर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे आज हम शुरुआत करते हैं जौनपुर के बारे में पढ़ेंगे। तो जौनपुर क्यों फेमस है, उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक स्थल क्यों है ये, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जौनपुर की स्थापना किसने की। जौनपुर की स्थापना किसने की, आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक ने। इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है स्थापना करने वाले व्यक्ति के नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की और फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में की थी, याद रखेंगे अपने भाई इसके भाई का नाम क्या था, जौना खां। अपने भाई जौना खां की याद में। तो याद रखेंगे जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की जाती है, अपने भाई जौना खां की याद में की जाती है। बात करेंगे जौनपुर में, ठीक है, और कब की जाती है, याद रखेंगे 1367 में। तो इसकी स्थापना याद रखेंगे कब की जाती है, आप कहेंगे 1367 में। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जौनपुर की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर होना चाहिए फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में की, अपने भाई, इनके भाई का नाम क्या था, जौना खां। और इस जौनपुर की बात करें, जौनपुर की स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे 1359, यानी कि 1367 में इस जौनपुर की क्या होती है, तो आप कहेंगे स्थापना होती है। बात करेंगे इसके बाद में, जौनपुर में 1489 में सिकंदर लोधी शासक बनता है। 1489 एक समय आता है, 1489 का समय आता है। इस 1489 में जो हमारे पास आता है सिकंदर लोधी, आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर लोधी की बात करेंगे, सिकंदर लोधी ये दिल्ली सल्तनत का क्या बनता है, तो शासक बनता है। ये दिल्ली, ठीक है, शासक बना। तो ये 1489 में सिकंदर लोधी शासक बना और ये शासक कहाँ बना, तो आप कहेंगे दिल्ली में। कहाँ बना, ये दिल्ली का शासक बनता है। यानी कि 1489 में सिकंदर लोधी की बात करें तो 1489 में सिकंदर लोधी दिल्ली का शासक बन जाता है। और इसके बाद में 1492 में जौनपुर को दिल्ली से मिला लेता है। 1492 की बात करेंगे, 1492 में ये क्या करता है, जौनपुर को दिल्ली से मिलाता है। जौनपुर को दिल्ली से मिलाता है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है, मिलाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जौनपुर को दिल्ली से मिलाने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था, कौन व्यक्ति था जिसने जौनपुर को दिल्ली से मिलाया, तो आपको याद रखना है सिकंदर लोधी। क्या याद रखना है, सिकंदर लोधी। और कब, 1492 में। ये 1489 में यहाँ का शासक बनता है और 3 साल बाद 1492 में क्या करता है, जौनपुर को दिल्ली के अधीन कर लेता है। जौनपुर को दिल्ली से क्या करता है, मिला लेता है।
जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां की याद में, कब? 1359 में। 1489 में सिकंदर लोदी दिल्ली का शासक बनता है और शासक बनते ही 3 साल बाद इसने क्या किया, जौनपुर को दिल्ली में क्या किया, शामिल कर लिया। जौनपुर को क्या किया, तो आप कहेंगे दिल्ली में इसे शामिल कर लेता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। बात करेंगे जौनपुर की, बात करेंगे। अब हम बात करेंगे मगहर की। किसकी बात करेंगे? मगहर। तो याद रखेंगे मगहर की बात कर लेते हैं। ये क्यों फेमस है? आपने कबीरदास जी का नाम सुना होगा, तो कबीरदास जी की यहाँ पर क्या होती है, तो आप कहेंगे यहाँ पर इनकी डेथ होती है। ठीक है, तो मगहर की बात करें, ये कहाँ पर है, तो याद रखेंगे संत कबीर नगर में। संत कबीर नगर में। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए मगहर किस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पड़ता है, तो आपको बताना है संत कबीर नगर में ये पड़ता है। संत कबीर नगर में ये मगहर पड़ता है। और याद रखेंगे हिंदू मुस्लिम का ये प्रतीक माना जाता है। हिंदू मुस्लिम का, हिंदू, ठीक है, हिंदू मुस्लिम का ये क्या माना जाता है, तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। एकता का प्रतीक माना जाता है। तो याद रखेंगे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान माना जाता है, तो याद रखेंगे मगहर। और यहीं पर मृत्यु होती है किसकी, आप कहेंगे कबीरदास जी की। यहाँ पर कबीरदास जी की क्या होती है, तो आप कहेंगे डेथ हो जाती है। कबीरदास जी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है, इसलिए ये फेमस है। और बात करें, और ये क्या होता है, यहाँ प्रत्येक वर्ष एक मेला बनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मगहर उत्सव मनाया जाता है। मगहर उत्सव मनाया जाता है। मगहर उत्सव मनाया जाता है। तो आपको इसमें इतने सारे पॉइंट याद रखने हैं। मगहर की बात करें, किस जिले में पड़ता है, किस जनपद में पड़ता है, तो आपको बताना है संत कबीर नगर में पड़ता है। साथ ही साथ ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है मगहर को। साथ ही साथ इसमें कबीरदास जी की डेथ होती है, मृत्यु होती है इस स्थान पर। और प्रत्येक साल, हर साल ये मगहर उत्सव के नाम से यहाँ पर क्या होता है, एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है बिठूर। किसकी बात करेंगे, बिठूर की बात करेंगे। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए बिठूर किस जनपद में, तो याद रखेंगे कानपुर में। बिठूर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कानपुर में बिठूर पड़ता है। ठीक है, और बिठूर में खास बात क्या है, बिठूर में खास बात ये है, आपने वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा, आपने रानी झांसी की जो रानी बाई यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, झांसी की रानी जिसे कहते हैं, उनका भी नाम सुना होगा। तो इस बिठूर से उनका लगाव रहा है, यानी कि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में बना हुआ है। और रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो उनका बचपना यहीं पर व्यतीत होता है। यानी कि झांसी की रानी की बात करें, उनका बचपना कानपुर के बिठूर में ही क्या होता है, वो यहाँ पर बड़ी होती है, यहाँ पर उनका पालन पोषण किया जाता है। तो याद रखेंगे बिठूर की बात करें तो बिठूर में सबसे पहले क्या, तो आप कहेंगे वाल्मीकि आश्रम है। क्या है, वाल्मीकि जी का क्या है, तो आप कहेंगे आश्रम है, वाल्मीकि आश्रम है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, जो रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई का बचपना यही बीतता है। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, लक्ष्मीबाई का बचपना यही व्यतीत होता है, बचपना व्यतीत होता है। ठीक है, यह यहीं पर गुजारती है, बचपना यहाँ पर इनका व्यतीत होता है। और इसके बाद में बात करेंगे कि बिठूर का प्राचीन नाम क्या है, तो ब्रह्मवर्त याद रखेंगे। इसका प्राचीन नाम की बात करेंगे, बिठूर का प्राचीन नाम क्या है, तो आप कहेंगे प्राचीन नाम है क्या, ब्रह्मवर्त। इसका प्राचीन नाम याद रखेंगे, ब्रह्मवर्त आपको याद रखना है। इतने सारे पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। बिठूर में, बिठूर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कानपुर में। बिठूर में कौन सा आश्रम है, वाल्मीकि जी का आश्रम है। रानी लक्ष्मीबाई का बचपना कहाँ पर व्यतीत हुआ, तो आप कहेंगे इसी बिठूर में। और बिठूर का पुराना नाम क्या, तो आप कहेंगे ब्रह्मवर्त, बिठूर का पुराना नाम है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं बिठूर के बाद में बात कर लेंगे कालिंजर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कालिंजर। तो आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कालिंजर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, तो आपको याद रखना है बांदा में। कहाँ पर है, बांदा में याद रखना है। तो कालिंजर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे बांदा में है। ये कालिंजर क्यों फेमस है, तो कालिंजर से कई सारे फैक्ट जुड़े हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो कालिंजर से कई सारे फैक्ट जुड़े होते हैं।
एक एक करके हम सारे फैक्ट देखेंगे। सबसे पहले कालिंजर की बात करें तो राजपूतों का यहाँ पर शासन हुआ करता था। जो राजपूताना हुआ करते थे, जो राजपूत हुआ करते थे, राजपूतों का शासन हुआ करता था। राजपूतों का शासन हुआ करता था, शासन हुआ करता था, यानी कि यहाँ पर राजपूतों का शासन हुआ करता था। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद रखना है आपको कि 1245 में शेरशाह की यहाँ पर मृत्यु होती है। 1245 में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह की मृत्यु होती है, यहाँ पर शेरशाह की क्या होती है, आप कहेंगे मृत्यु हो गई। शेरशाह की मृत्यु कब होती है तो 1245 में कहाँ पर होती है तो आप कहेंगे ये होती है कालिंजर बांदा में। इसके बाद में 1022 की हम बात करें, 1022 में क्या होता है, 1022 में आपने नाम सुना होगा महमूद गजनवी का, तो इन्होंने इसमें आक्रमण किया। तो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने क्या किया, आक्रमण किया, किंतु ये कैसा रहता है, किंतु ये असफल हो जाता है। किया किंतु क्या हुआ तो आप कहेंगे किंतु असफल रहा। इसने आक्रमण तो किया लेकिन यहाँ पर कैसा रहा तो आप कहेंगे असफल रहा। क्या रहा, असफल रहा। लेकिन बात ये आती है कि जब आक्रमण किया तो यहाँ पर कौन शासक थे, तो याद रखेंगे इस समय यहाँ का शासक कौन था, इस समय यहाँ का शासक हुआ करता था क्या, तो आप कहेंगे गंड शासक यहाँ रहा करते थे। तो याद रखेंगे जब महमूद गजनवी ने कालिंजर बांदा में आक्रमण किया तो उस समय वहां का शासक कौन था, तो आप कहेंगे वहां के शासक गंड हुआ करते थे। और इन्होंने क्या किया, इस महमूद गजनवी को क्या किया, सफल नहीं होने दिया। ठीक है, सफल नहीं होने दिया। 1202 में बात करें, कुतुबुद्दीन इसे जीत लेता है। 1202 का समय आता है। इस 1202 में क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का आपने नाम सुना होगा, तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, इसे जीत लिया। ऐबक ने जीता, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1202 में इस कालिंजर को जीत लेता है। और जीतने के बाद में, इसके बाद में याद रखेंगे एक अपना अगला समय आता है। यहाँ का शासक भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर को जीता तो यहाँ कोई ना कोई शासक रहा होगा, तो याद रखेंगे शासक कौन थे, परमार्दी देव थे। याद रखेंगे यहाँ का शासक कौन था, तो याद रखेंगे शासक था परमर्दी देव। यहाँ का शासक कौन था, तो आप कहेंगे परमर्दी देव शासक था। और यहाँ पर क्या हुआ, को पराजित किया। देवकुश ने क्या किया, पराजित किया। यानी कि बात करेंगे किसकी, ऐबक की बात करेंगे तो ऐबक ने क्या किया, जो कालिंजर का शासक हुआ करता था परमर्द देव, तो परमर्द देवकुश ने क्या किया, इसने पराजित किया और कालिंजर पर अधिकार जमा लिया। कालिंजर पर क्या किया, आपने कहा अधिकार जमा लिया। ठीक है, 1245 की बात करें तो 1245 में शेरशाह की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद में 1569 का समय आता है। 1569 का समय आता है और जब 1569 की बात करेंगे तो 1569 में अकबर ने इसे अपने अधीन कर लिया। अकबर ने जीता, तो याद रखेंगे अकबर ने इसे जीता। यानी कि 1569 में इस बांदा कालिंजर की बात करें तो यहाँ पर अकबर ने क्या किया, आक्रमण किया और अकबर ने अपने अधीन कर लिया। ठीक है, अकबर ने क्या किया, अपने अधीन कर लिया। और इस समय यहाँ का राजा कौन था, राजा रामचंद्र। कौन थे, आप कहेंगे यहाँ का शासक कौन हुआ करता था, यहाँ का शासक था राजा रामचंद्र। तो याद रखेंगे जब कालिंजर यानी कि बांदा में राजा रामचंद्र का यहाँ पर शासन हुआ करता था, उसी टाइम अकबर ने क्या किया, इन पर आक्रमण किया और इनको पराजित करके कालिंजर बांदा को अपने अधीन कर लिया। तो याद रखेंगे ये कालिंजर आपका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास में इसका कहीं ना कहीं वर्णन, जो बड़े बड़े राजा, अकबर की बात करेंगे तो अकबर ने इस कालिंजर को जीता। शेरशाह सूरी की बात करें, यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, महमूद गजनवी की बात करें, इसने भी यहाँ पर एक बार प्रयास किया किंतु असफल रहा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कालिंजर बांदा, ये हमारे इतिहास में इसका वर्णन है। तो याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बार फिर से देखेंगे कालिंजर कहाँ पर है, आप कहेंगे बांदा में है।
राजपूतों का यहाँ पर शुरू में शासन हुआ करता था। शेरशाह सूरी की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है 1245 में। बात करेंगे 1022 में महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ के शासक गंड हुआ करते थे और गंडों ने क्या किया, महमूद गजनवी का यहाँ पर जो आक्रमण किया था उसे सफल नहीं होने दिया। बात करेंगे इसमें 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। ऐबक ने क्या किया, यहाँ का जो शासक हुआ करता है परमर्ददेव, इसको पराजित करके अपने अधीन कर लेता है। समय व्यतीत होता रहता है। समय आता है 1569 का और 1569 में इस बांदा के कालिंजर की बात करें, शासक कौन हुआ करते थे, राजा कौन हुआ करते थे, याद रखेंगे राजा रामचंद्र। इस राजा रामचंद्र को अकबर क्या करता है, पराजित कर देता है और इस बांदा इस कालिंजर को अपने अधीन कर लेता है। इतनी सारी बातें आपको इस कालिंजर से संबंधित याद रखनी है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारे पास अगला स्थल हमारे पास कौन सा है, याद रखेंगे कालपी। कालपी का आपने नाम सुना होगा। कालपी कहाँ पर है, जालौन जिले में पड़ती है। तो कालपी की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, कालपी की बात करें तो कालपी आपको पता होना चाहिए। कालपी कहाँ पर है, जालौन जनपद में। कहाँ पर है, तो आप कहेंगे जालौन में। तो जालौन जिले में क्या पड़ता है, आप कहेंगे कालपी। जैसे बिठूर कानपुर में पड़ता है, ठीक है। मगहर की बात करें संत कबीर नगर में, कालिंजर बांदा में। इसी प्रकार से बात करेंगे कालपी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे जालौन जिला में। उत्तर प्रदेश का जो जालौन जिला है उस जालौन जिला में कालपी पड़ता है। तो कालपी में क्या खास बात है, इसमें देखेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालपी किस नदी के किनारे है। याद रखेंगे कालपी किस नदी किनारे, जैसे कानपुर किस नदी किनारे, तो आपको पता है कानपुर गंगा नदी किनारे है। दिल्ली किस नदी किनारे, तो आप कहेंगे दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। सूरत की बात करें ताप्ती नदी के किनारे। अयोध्या की बात करें सरयू नदी किनारे। इसी प्रकार से कालपी किस नदी किनारे, तो आपको याद रखना है यमुना नदी। कौन सी नदी है, तो आप कहेंगे यमुना। तो कालपी किस नदी किनारे बसा हुआ शहर है, तो आप कहेंगे ये यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। दूसरा पॉइंट, बीरबल का जन्म हुआ था। अब ये महत्वपूर्ण कालपी इसलिए है क्योंकि आपने बीरबल का नाम अच्छे से सुना होगा। ये वही बीरबल है जो अकबर के दरबार में रहा करता था। तो बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे बीरबल का जन्म कालपी जालौन जिले में हुआ था। तो यहाँ पर याद रखेंगे बीरबल का जन्म होता है। किसका, बीरबल का जन्म होता है। बीरबल का जन्म आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में बीरबल का जन्म हुआ था, तो आप कहेंगे जालौन यानी कि कालपी। कालपी में इसका जन्म होता है। और बात करेंगे, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे, बीरबल के बचपन का नाम कुछ और हुआ करता था। हम लोग जानते हैं बीरबल के नाम से जानते हैं, लेकिन बीरबल के बचपन का नाम पता है क्या था, तो याद रखेंगे बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। क्या नाम था, महेश दास। तो बचपन का नाम भी याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीरबल के बचपन का नाम बताइए, तो बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम था महेश दास। क्या नाम था, महेश दास नाम था। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए बीरबल के बचपन का नाम क्या था, तो आप बताएंगे बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बताइए। आप महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं, गौतम बुद्ध का नाम सुना है, लेकिन गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखें गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ उनको कहते थे। क्या कहते थे, सिद्धार्थ। इसी प्रकार से बीरबल के बचपन के नाम की बात करें तो क्या बोलते थे, महेश दास बोलते हैं, ठीक है, महेश दास। इसके बाद में 10वीं शताब्दी में क्या होता है, 10वीं शताब्दी में चंदेल शासकों का यहाँ पर शासन हुआ करता था। बात करेंगे जब जो 10वीं शताब्दी थी, 10वीं शताब्दी की बात करें, 10वीं शताब्दी में यहाँ पर चंदेल शासकों का क्या हुआ करता था, शासन हुआ करता था। 10वीं शताब्दी में चंदेल शासकों का, चंदेल शासकों का शासन हुआ करता था, शासकों का शासन हुआ करता था, ठीक है, शासन हुआ करता था। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं कि कालपी की बात करें किस जनपद में, किस जिले में, तो आप कहेंगे जालौन जिले में। कालपी किस नदी किनारे, तो आप कहेंगे यमुना नदी किनारे। कालपी में किसका जन्म होता है, बीरबल का जन्म होता है। बीरबल के बचपन का नाम क्या होता है, महेश दास नाम है। साथ ही साथ यहाँ पर 10वीं शताब्दी में किन शासकों का यहाँ पर शासन हुआ करता था, तो आपको बताना है यहाँ पर चंदेल शासकों का
यहाँ पर शासन हुआ करता था। ठीक है, चंदेल शासकों का यहाँ पर क्या हुआ करता था, आप कहेंगे शासन हुआ करता था। और बात करेंगे इसके बारे में 12वीं शताब्दी की बात कर लेते हैं। 12वीं शताब्दी की यदि हम बात करें तो 12वीं शताब्दी में याद रखना है आपको, यहाँ पर ऐबक ने इसे जीता और दिल्ली से मिला दिया। ऐबक जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे जीता और दिल्ली में शामिल किया, जीता और दिल्ली में शामिल किया। अभी मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बांदा को भी जीत लिया था और जीतने के बाद में दिल्ली से मिला लिया था। इसी प्रकार से इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कालपी को भी जीता और कालपी को जीतने के बाद में इसे दिल्ली से मिला दिया। इसे क्या किया, दिल्ली से मिला दिया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आता है कि बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बीरबल का महल कहाँ पर है। जैसे ताजमहल का आपने नाम सुना है, आगरा में है, इसी प्रकार से बीरबल का महल कहाँ पर है, तो याद रखेंगे कालपी में ही है। कहाँ पर है, कालपी में। तो इसी कालपी में यहाँ पर बीरबल का क्या है, तो आप कहेंगे बीरबल का महल है। क्या महल है, तो बीरबल का महल कहाँ पर है, जहां पर इनका जन्म हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ, कालपी में। तो कालपी इनकी जन्मभूमि होती है और यहीं पर इनके नाम से एक महल बनवाया गया है, याद रखेंगे। और कालपी को ऐबक ने कब जीता, तो आप कहेंगे 12वीं शताब्दी में जीता और जीतने के बाद में इसे दिल्ली से मिला दिया। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये थी बात किसकी, ये थी कालपी यानी कि जालौन जिला की। अब हम बात कर लेते हैं वाराणसी की बात करें, यानी बनारस की बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे वाराणसी की बात करेंगे, यानी कि बनारस की बात करेंगे। तो आपको याद रखना है, ये जो वाराणसी है इसका नाम वाराणसी क्यों पड़ा, तो वरुणा प्लस 80 नदियों दोनों तरफ से है। यानी कि बात करेंगे वाराणसी की बात करेंगे तो हमारे पास क्या, तो आप कहेंगे वरुणा प्लस 80, वरुणा प्लस 80 नदियों दोनों तरफ से, यानी कि नदियां क्या, दोनों तरफ से है, नदियां दोनों तरफ से हैं। ठीक है, तरफ से। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और इसमें खास बात क्या है, विश्व के प्राचीनतम नगरों में एक है, यानी कि विश्व के जो सबसे पुराने नगर हैं। क्योंकि इतिहास बात करें, बनारस का इतिहास अपने बहुत पुराने समय से रहा है, तो इसे याद रखेंगे। विश्व में जो सबसे ऐतिहासिक स्थल है, जो सबसे प्राचीन स्थल है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे बनारस का नाम रहा है, हमारे वाराणसी का नाम रहा है। तो याद रखेंगे, विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक इसे माना जाता है। विश्व के प्राचीनतम नगरों में एक है, याद रखेंगे, नगरों में एक है, यानी कि प्राचीनतम नगरों में एक है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। साथ ही साथ अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेद हमें पता है, वेद हमारे कितने, आप कहेंगे 4 वेद है। वेद हमारे कितने, आप कहेंगे 4 वेद है। 4 वेद में से बनारस के बारे में किस वेद में लिखा गया या किस वेद में इसका जिक्र किया गया, तो आपको याद रखना है, ये किसमें, अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में इसका वर्णन किया गया है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो बनारस के बारे में किस वेद में लिखा गया, तो आप कहेंगे अथर्ववेद। आपको पता है 4 वेद होते हैं, कौन कौन से वेद होते हैं, तो आप कहेंगे ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है और अथर्ववेद होता है। तो हमारे वेद कितने, तो आप कहेंगे वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पुराना वेद कौन सा, तो आप कहेंगे ऋग्वेद। कौन सा, ऋग्वेद। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखेंगे। जब हम एक अपने हिस्ट्री की बात करें, जब हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, उसमें आपको हम वेद के बारे में बताएंगे कि वेद क्या होते हैं, वेद किसने लिखा, वेद के बारे में सारी जानकारी एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। ऋग्वेद क्या होता है, सामवेद क्या होता है, अथर्ववेद क्या होता है, यजुर्वेद क्या होता है, सभी वेदों के बारे में हम आपको क्या करेंगे, जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल। जब हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको वेदों के बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ तक मैंने आपको सिखाया कि ये जो बनारस है, ये जो वाराणसी है, इसका अथर्ववेद में इसका जिक्र किया गया, वर्णन किया गया है। और पॉइंट याद रखेंगे,
इस बनारस की स्थापना किसने की थी? स्थापना की बात करें राजा दिवोदास ने की। इसकी स्थापना यदि आपसे पूछी जाए स्थापना किसने की, इस बनारस की स्थापना किसने की, तो आपको याद रखना है राजा राजा दिवोदास। राजा दिवोदास ने क्या की स्थापना की, दिवोदास। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए बनारस यानी कि वाराणसी की स्थापना किसने की, तो आप कहेंगे राजा दिवोदास ने की। राजा दिवोदास ने की। अथर्ववेद में इसका वर्णन है, विश्व में प्राचीनतम नगरों में से एक माना जाता है। ये सारे पॉइंट आपको बनारस के बारे में याद रखना है। और खास बात आपने सुना होगा कि मोदी जी का ये जो चुनाव क्षेत्र है, किस क्षेत्र से मोदी जी लड़ते हैं, तो याद रखेंगे मोदी जी बनारस से क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। इसके बाद में अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, ये था हमारा बनारस। अब हम बात करने वाले, आपने एक जिले का नाम सुना होगा उत्तर प्रदेश का, एक अगला जिला आता है महोबा जिला। इस महोबा जिला के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश का महोबा जिला की बात करें, ये महोबा जिला हो गया, हमीरपुर जिला, ललितपुर जिला, झांसी, बांदा, ये सब किस क्षेत्र में आते हैं, तो आप कहेंगे ये सब के सब आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। किस क्षेत्र में आते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो महोबा की बात करें तो महोबा एक डिस्ट्रिक्ट, एक जिला है। महोबा के बारे में क्या खास बात है, तो आपको याद रखना है 831 की बात करें, चंदेल शासकों की राजधानी हुआ करती थी। ये चंदेल शासकों की राजधानी हुआ करती थी, चंदेल शासकों की राजधानी थी, शासकों की राजधानी। तो चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी, आप कहेंगे महोबा। क्या थी, तो आप कहेंगे महोबा जिला इनकी राजधानी हुआ करती थी। और जेजांग युक्ति शासक था। यहाँ का शासक की बात करें, शासक कौन था, तो आप कहेंगे जेजांग युक्ति। शासक कौन था, तो आप कहेंगे जेजांग युक्ति। यहाँ का क्या था, आप कहेंगे शासक था जेजांग युक्ति, ठीक है। जेजांग युक्ति यहाँ का क्या था, आप कहेंगे शासक था। और साथ ही साथ तुर्कों का आक्रमण तथा जीता। इसमें तुर्कों ने आक्रमण किया, तुर्कों ने आक्रमण किया, साथ ही साथ इसे जीत लिया। तो तुर्कों ने जीता, इसे ने जीता। यानी कि इस महोबा की बात करें, महोबा में तुर्कों ने आक्रमण किया और इस महोबा को जीत लिया। जीतने के बाद में याद रखेंगे ये महोबा किस लिए फेमस है। जैसे आपको पता है ये कानपुर किस लिए फेमस है, चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। इसी प्रकार से महोबा किस लिए फेमस है, याद रखेंगे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पान की खेती कहाँ पर होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पान की खेती कहाँ पर होती है, आप कहेंगे महोबा में। तो महोबा पान की खेती के लिए भी फेमस है। पान की खेती के लिए क्या फेमस है, तो आप कहेंगे महोबा। महोबा पान की खेती के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है, पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे महोबा किस लिए फेमस है, तो आप कहेंगे महोबा में पान की खेती भी होती है। पान की खेती के लिए महोबा जाना जाता है। तो याद रखिए महोबा में चंदेल शासकों की राजधानी हुआ करती थी महोबा। बात करेंगे यहाँ का शासक कौन था, जेजांग युक्ति शासक था। तुर्कों ने इसे जीत लिया। जीतने के बाद में ये महोबा किस लिए फेमस है, क्योंकि पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पान की खेती यहाँ पर बहुत होती है, तो महोबा पान की खेती के लिए भी क्या है, आप कहेंगे फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक है। बात करेंगे महोबा के बाद में, बात कर देते हैं मिर्जापुर की। किसकी बात करेंगे, मिर्जापुर में। और मिर्जापुर में जो अपना स्थान है चुनार, क्या है, तो आप कहेंगे चुनार। चुनार कहाँ पर है, तो आप कहेंगे चुनार पड़ता है मिर्जापुर में। इस चुनार की बात करेंगे, यानी कि मिर्जापुर में जो चुनार पड़ता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो याद रखेंगे विक्रमादित्य का आपने नाम सुना होगा, क्योंकि विक्रमादित्य का नाम तो सभी जानते हैं, बच्चों की स्टोरियां कहानियां भी सुनाई जाती हैं। विक्रमादित्य की बात करें तो विक्रमादित्य के द्वारा निर्मित मंदिर है। यहाँ पर क्या हुआ, विक्रमादित्य के द्वारा निर्मित मंदिर, विक्रमादित्य के द्वारा निर्मित मंदिर, विक्रमादित्य के द्वारा निर्मित मंदिर, याद रखेंगे विक्रमादित्य के द्वारा निर्मित मंदिर, विक्रमादित्य के द्वारा निर्मित मंदिर। यानी कि विक्रमादित्य ने इस चुनार की बात करें, मिर्जापुर की बात करें, यहाँ पर इसने क्या किया, एक मंदिर का निर्माण कराया। उस मंदिर का नाम क्या है, तो आप कहेंगे भर्तहरिका मंदिर। क्या नाम है, तो आप कहेंगे भर्तहरिका। भर्तहरिका मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है।
तो राजा विक्रमादित्य की बात करें, राजा विक्रमादित्य ने इस चुनार में एक मंदिर का निर्माण कराया, जिस मंदिर का नाम क्या था, तो आप कहेंगे भर्तहरिका। क्या नाम था? भर्तहरिका, ये मंदिर का नाम होता है। इसके बाद में 14वीं शताब्दी की बात करें तो चंदेलकों का यहाँ पर शासन हुआ करता था। 14वीं शताब्दी की बात करें तो 14वीं शताब्दी में चंदेलकों का यहाँ पर शासन हुआ करता था। चंदेलों का शासन हुआ करता था। शासन हुआ करता था, ये पॉइंट आपको याद करना है। यहाँ पर चंदेल शासकों का शासन कब हुआ करता था? 14वीं शताब्दी यानी कि 14वीं शताब्दी में इनका शासन हुआ करता था। 15वीं शताब्दी की यदि हम बात करें, 15वीं शताब्दी की बात करें तो 15वीं शताब्दी में क्या होता है, तो आप कहेंगे 15वीं शताब्दी में यहाँ पर सूरी ने क्या किया? कब्जे में ले लिया। सूरी जानते हैं, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया? कब्जा किया। शेरशाह सूरी ने कब्जा किया। तो याद रखेंगे, इस चुनार की बात करें, चुनार में शेरशाह सूरी क्या करता है? कब्जा कर लेता है। कब्जा करने के बाद में इसमें फिर समय आता है कि हुमायूं प्लस शेरशाह सूरी के एक मध्य युद्ध होता है, जिसमें शेरशाह क्या होता है? पराजित होता है। यानी कि इसी 15वीं शताब्दी में बात करें, शेरशाह सूरी कब्जा कर लेता है, लेकिन किससे छुड़ाता है? तो याद रखेंगे हुमायूं से। किससे? हुमायूं से। हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य होता है कौन सा युद्ध? आप कहेंगे चुनार के युद्ध होता है। तो चुनार के युद्ध को शेरशाह सूरी क्या करता है? हुमायूं से छीन लेता है, और यहाँ पर शेरशाह सूरी का क्या होता है? कब्जा हो जाता है। तो चुनार की बात करें, आपसे क्वेश्चन आएगा, चुनार का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य होता है। शेरशाह सूरी क्या करता है? हुमायूं को पराजित कर देता है, और यहाँ पर खुद क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। विक्रमादित्य द्वारा बनाए गए मंदिर कौन सा? तो आप कहेंगे भर्तहरिका। याद रखेंगे 14वीं शताब्दी में यहाँ पर चंदेल शासकों का क्या हुआ करता था? तो आप कहेंगे यहाँ पर हुआ करता था शासन हुआ करता था। क्या हुआ करता था? शासन हुआ करता था। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे चंदावर की बात करें। किसकी बात करेंगे? चंदावर की बात करेंगे। चंदावर की यदि हम बात करें तो आपने सुना होगा, चंदावर के बारे में आपने सुना होगा कि एक चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का क्या होता है? युद्ध होता है 1194 में होता है। ठीक है, जयचंद और किसके मध्य होता है? तो आप कहेंगे जयचंद और होता है किसके मध्य? तो आप कहेंगे ये मोहम्मद गोरी के मध्य होता है। आपने सुना होगा मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है, जिसमें दो युद्ध होते हैं। एक बार पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है पहली बार, दूसरी बार में गौरी जीत जाता है, क्योंकि जयचंद क्या करता है? इसका सहयोग करता है। और तीसरा जयचंद के साथ इसका युद्ध हो जाता है, तो इसने जयचंद को भी पराजित कर दिया। तो याद रखेंगे कि गंगा यमुना के दोआब में स्थित है। ये क्वेश्चन आता है कि गंगा यमुना के दोआब में स्थित उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो याद रखेंगे चंदावर। ये गंगा यमुना के दोआब में स्थित है। दोआब में स्थित है। याद रखेंगे दोआब में क्या है? तो आप कहेंगे स्थित है। दोआब में क्या है? तो आप कहेंगे स्थित है। साथ ही साथ याद रखेंगे इसमें इटावा व कन्नौज के मध्य स्थित है। ये कहां पर? इटावा और कन्नौज के मध्य है। इटावा जिला की बात करें, इटावा व कन्नौज के मध्य ये पड़ता है। इटावा व कन्नौज के मध्य पड़ता है। याद रखेंगे इटावा व कन्नौज के मध्य क्या पड़ता है? तो आप कहेंगे चंदावर। चंदावर इटावा और कन्नौज के मध्य पड़ता है। 1194 में याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 1194 में यहाँ पर गौरी ने क्या किया? ने जयचंद को पराजित किया। जयचंद को क्या किया? पराजित किया। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा चंदावर के युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? तो आप कहेंगे मोहम्मद गोरी और जयचंद। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये चंदावर के युद्ध कब हुआ? तो आप कहेंगे 1194 में। कब हुआ था? 1194 में होता है। याद रखेंगे। इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, हिस्ट्री के तौर पर और आप दो याद करना चाहते याद कर सकते हैं। 1191 यहाँ पर क्या होता है? ये होता है हमारे पास में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की मध्य। मोहम्मद गोरी और वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, ये क्या होते हैं? हार जाते हैं।
बात करेंगे, इसे बोलते हैं तराइन का पहला युद्ध। क्या बोलते हैं? तराइन का फर्स्ट युद्ध बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है, लेकिन इस बार ये हार जाते हैं, इनकी जीत होती है। इसे बोलते हैं तराइन का क्या? आप कहेंगे तराइन का सेकेंड युद्ध, क्योंकि यहाँ पर जयचंद क्या करता है? जयचंद मोहम्मद गोरी का साथ देता है, जिस कारण से पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? हार हो जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऐसी आपसे आशा है कि आपको चीजें समझ भी आ रही होंगी। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अब हम बात कर लेते हैं देवगढ़ की, बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे देवगढ़ की। देवगढ़ की भी हम बात करें तो देवगढ़ में आपको याद रखना ये कहाँ पड़ता है। सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है ये ललितपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे ललितपुर में पड़ता है। इसमें क्या खास बात है तो याद रखेंगे बेतवा नदी किनारे बसा हुआ है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि देवगढ़ किस नदी किनारे, तो आप कहेंगे बेतवा नदी किनारे। बेतवा नदी के किनारे है। ठीक है, नदी के किनारे स्थित है। तो बेतवा नदी किनारे स्थित कौन सा नगर, कौन सा याद रखेंगे शहर है? तो आप कहेंगे ये हमारा देवगढ़ है। इसके बाद में हिंदू व जैन धर्मों से संबंधित पवित्र तीर्थ स्थल भी है। हिंदू व जैन धर्मों से संबंधित, जैन धर्मों से संबंधित क्या है? तो आप कहेंगे पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है मूर्तियों सहित मंदिर प्राप्त हुए गुप्तकालीन में। तो गुप्तकालीन में क्या हुआ? गुप्तकालीन में यानी कि गुप्त काल का जब समय था तो यहाँ पर मूर्तियों सहित क्या प्राप्त हुई? तो मूर्तियों सहित, तो आप कहेंगे गुप्तकालीन समय मूर्तियों सहित मंदिर प्राप्त हुए। यहाँ यानी कि यहाँ पर मंदिर क्या हुए? मिले। और कैसे मिले? मूर्तियों के सहित मिले। मूर्तियों सहित गुप्तकालीन के यहाँ पर मंदिर के भी साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे 31 जैन धर्मों से संबंधित मंदिर है। और ये सब मंदिर किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे ये 31 जैन धर्म से संबंधित, जो जैन धर्म से संबंधित मंदिर है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। विष्णु का दशा अवतार भी यहाँ पर मंदिर है। याद रखेंगे देवगढ़ में विष्णु जी का जो 10वां अवतार है, तो विष्णु का 10वां अवतार की बात करेंगे। दशावतार मंदिर भी यहाँ पर है। दशावतार मंदिर भी याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मंदिर है। साथ ही साथ याद रखेंगे चंदेल शासकों का यहाँ पर अभिलेख भी प्राप्त हुए। जो चंदेल शासक हुआ करते थे, चंदेल शासक, तो चंदेल शासकों का यहाँ पर क्या हुआ? तो आप कहेंगे चंदेल शासकों के यहाँ पर क्या प्राप्त हुए? अभिलेख प्राप्त हुए। इतने सारे पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। फिर से एक बार देखेंगे, देवगढ़ की बात करें ललितपुर में पड़ता है। किस नदी किनारे? तो आप कहेंगे बेतवा नदी किनारे। हिंदू व जैन धर्मों से संबंधित यहाँ पर पवित्र स्थान भी पाए जाते हैं। बात करें गुप्तकालीन समय मंदिर सहित, यहाँ पर मूर्तियों सहित मंदिर प्राप्त हुए। और मंदिर किससे संबंधित है? आप कहेंगे जैन धर्म से। साथ ही साथ विष्णु का जो 10वां अवतार है वो भी मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़ में पाया जाता है। चंदेल शासकों के यहाँ पर अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, चंदेल शासकों के यहाँ पर क्या प्राप्त होते हैं? तो आप कहेंगे चंदेल शासकों के यहाँ पर अभिलेख प्राप्त होते हैं। ये था हमारा देवगढ़ यानी कि जो कि ललितपुर में पड़ता है। कुछ और पॉइंट्स देखेंगे। अगला पॉइंट इसमें याद रखेंगे दर्शनीय स्थल गजेंद्र मोक्ष यहीं पर है। ठीक है, चलिए बात करेंगे। अब हम बात करेंगे देवा शरीफ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? देवा शरीफ की। अब हम बात करेंगे देवा शरीफ की बात कर लेते हैं। देवा शरीफ की बात करेंगे तो याद रखेंगे देवा शरीफ कहाँ पर है? बाराबंकी के पास है। कहाँ पर है? तो आप कहेंगे बाराबंकी के पास है। ये बाराबंकी के पास में क्या है? आप कहेंगे देवा शरीफ है। ये प्रसिद्ध किस लिए? क्योंकि प्रसिद्ध हाजी वारिस अली शाह की मजहार है। ये एक मजहार के लिए फेमस है। किसके लिए? तो आप कहेंगे मजहार के लिए फेमस है। यहाँ पर किसकी मजहार है? तो आप कहेंगे यहाँ पर हाजी वारिस अली शाह। हाजी वारिस अली अली शाह की यहाँ पर क्या है? तो आप कहेंगे मजहार है। तो याद रखेंगे हाजी वारिस अली शाह की मजहार कहाँ पर है? तो आप कहेंगे देवा शरीफ में, जो कि कहाँ पड़ता है? बाराबंकी के पास पड़ता है। बात करेंगे यहाँ पर प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में यहाँ पर मेला भी लगता है। यानी प्रत्येक वर्ष आपसे एग्जाम में मेले बहुत पूछे जाते हैं। याद रखेंगे प्रत्येक वर्ष कार्तिक
कार्तिक माह में यहाँ क्या लगता है, आप कहेंगे मेला लगता है। तो ये हर साल क्या होता है, प्रत्येक साल कार्तिक के महीने में या कार्तिक के महीने में यहाँ पर एक मेला का आयोजन किया जाता है। और साथ ही साथ देवा शरीफ किस लिए फेमस है, क्योंकि हाजी वारिस अली शाह की बात करें यहाँ पर इनकी क्या है, तो आप कहेंगे मजहार है। यहाँ पर क्या है, मजहार है। और ये कहाँ पर है देवा शरीफ, तो आप कहेंगे ये बाराबंकी के पास में पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, देवबंद की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं देवबंद की। देवबंद कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सहारनपुर में है। कहाँ पर है, सहारनपुर में पड़ता है। देवबंद कहाँ पड़ता है, याद रखेंगे सहारनपुर में पड़ता है। और ये किस लिए फेमस है, क्योंकि कलात्मक दुर्गा देवी का मंदिर है। यहाँ पर क्या है, कलात्मक दुर्गा देवी का मंदिर है। कलात्मक दुर्गा देवी का मंदिर है, याद रखेंगे कलात्मक दुर्गा देवी का मंदिर यहाँ पर पड़ता है, इसलिए क्या है, आप कहेंगे फेमस है। साथ ही साथ बात करेंगे देवी कुंड मंदिर भी यहाँ पर है। क्या, देवी कुंड मंदिर यहाँ पर भी है। देवी कुंड मंदिर भी यहाँ पर पड़ता है। देवी कुंड मंदिर के बाद में बात करेंगे, और यहाँ पर अरबी भाषा से संबंधित संस्थान भी पाए जाते हैं। अरबी भाषा से संबंधित यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे अरबी भाषा से संबंधित यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर संस्थान भी कई पाए जाते हैं। ठीक है, संस्थान पाए जाते हैं। और इसका नाम क्या है, दारुल उलूम। क्या नाम है इसका, तो आप कहेंगे दारुल उलूम। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, सबके सब इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे, देवबंद की बात करें आप कहेंगे सहारनपुर में कलात्मक दुर्गा देवी का मंदिर है। यहाँ पर देवी कुंड का मंदिर, साथ ही साथ अरबी भाषा से संबंधित यहाँ पर कई संस्थान पाए जाते हैं, जैसे कि दारुल उलूम। ये क्या है, तो आप कहेंगे दारुल उलूम एक प्रकार का ये संस्थान है। और किस भाषा का ये है, तो आप कहेंगे ये अरबी भाषा का है। कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे देवबंद में। कहाँ पर पाए जाते हैं, आप कहेंगे देवबंद में। इसके बाद में हम देखने वाले हैं नैमिषारण्य की बात करें। किसकी बात करेंगे, नैमिषारण्य की बात करेंगे। नैमिषारण्य की बात करेंगे, ठीक है, नैमिषारण्य की बात करेंगे। तो नैमिषारण्य की भी हम बात करें, ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे सीतापुर से 21 किलोमीटर दूर है, यानी कि ये सीतापुर के पास है। कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सीतापुर के पास है। सीतापुर आप जानते हैं लखनऊ के आगे पड़ता है सीतापुर। तो सीतापुर के पास में नैमिषारण्य पाया जाता है। याद रखेंगे महर्षि दधीच का आपने नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। महर्षि दधीच की बात करेंगे तो महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियां गलाई। महर्षि दधीच की बात करें, इन्होंने अपनी क्या की, तो आप कहेंगे अस्थियां गलाई। यहाँ पर अपनी अस्थियां क्या करते हैं, ये गला देते हैं। ठीक है, तो महर्षि दधीच की बात करें, इन्होंने सीतापुर के पास में नैमिषारण्य में अपनी अस्थियां क्या की, गला दी। और साथ ही साथ याद रखेंगे ऋषियों की तपोभूमि से कहा जाता है। ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। ये जितने भी ऋषि होते हैं, तो याद रखेंगे ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। तपोभूमि का मतलब ऋषि जहाँ पर ज्यादा तप किया करते थे, तपोभूमि कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखना है आपको कि ऋषियों की तपोभूमि उत्तर प्रदेश के किस स्थान को बोलते हैं, नैमिषारण्य को बोलते हैं। किसको, नैमिषारण्य को बोलते हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे 88,000 को भी याद कर सकते हैं कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि किसे कहा जाता है, आप कहेंगे नैमिषारण्य को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में 30,000 तीर्थों का स्थान भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे, 30,000 तीर्थों का स्थान। 30,000 तीर्थों का स्थान इसे कहा जाता है। 30,000 तीर्थों का स्थान कहा जाता है। 80,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ माना जाता है, यानी पृथ्वी का सबसे अच्छा तीर्थ स्थल माना जाता है। पृथ्वी का सर्वोपरि से माना जाता है, सर्वोपरि तीर्थ स्थल माना जाता है। याद रखेंगे, यानी कि पृथ्वी का ये क्या माना जाता है, सर्वोपरि तीर्थ स्थल इसे माना जाता है। एक बार फिर से समझेंगे, नैमिषारण्य की बात करें, ये सीतापुर के पास पड़ता है। बात करेंगे महर्षि दधीच ने अपनी यहाँ पर अस्थियां गलाई थी। और याद रखेंगे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। साथ ही साथ
30,000 तीर्थों का स्थान कहा जाता है और पृथ्वी का सर्वोपरि क्या माना जाता है, पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ स्थल इसे कहा जाता है। तो ये हमारा क्या था, आप कहेंगे नैमिषारण्य था। ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर मैंने आपको बताई जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाएंगी। अब बात करेंगे हम किसकी, अब हम बात कर लेते हैं प्रयागराज की। इसके बाद में चैप्टर को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, आप कहेंगे प्रयाग के बारे में पढ़ लेते हैं। इस प्रयाग के बाद में इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, प्रति 12 वर्षों में मेला कुंभ लगता है, यानी कि प्रयागराज की बात करेंगे, प्रयागराज की। तो ये आपको पता है प्रति 12 साल में, 12 साल में यहाँ पर क्या होता है, कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला ये क्या होता है, हर 12 यानी प्रत्येक, याद रखेंगे प्रत्येक 12 साल में, यानी हर 12 साल के बाद में इस प्रयागराज में, इलाहाबाद पहले नाम हुआ करता था, अब नाम क्या हो गया, प्रयागराज हो गया। इस प्रयागराज में हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसके साथ ही साथ इसका वर्णन किसमें, तो याद रखेंगे ऋग्वेद में इसके बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, इसका जिक्र है ऋग्वेद में वर्णन। जैसे आपको पता है वाराणसी का किसमें, तो आप कहेंगे अथर्ववेद में। वाराणसी का किसमें, अथर्ववेद में। बात करेंगे प्रयागराज की बात करें तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद क्या है, हमारा जो 4 वेद होते हैं, 4 वेद में से सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद है। कौन सा है, आप कहेंगे ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए इसमें कुल मिला के मंडल कितने, आप कहेंगे 10 मंडल है। अच्छा इसके बाद में हम बात कर लेते हैं संगम नगरी से कहते हैं, संगम नगरी कहते हैं। आपको पता है संगम क्या होता है, इसे संगम नगरी कहते हैं। संगम नगरी, संगम नगरी क्यों कहते हैं, संगम उसे कहा जाता है जहां पर गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। गंगा यमुना सरस्वती जहां पर तीनों एक साथ मिलती है उसे हम बोलते हैं संगम। और हमारे प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती तीनों एक साथ मिल जाते हैं, इसलिए वहां पर संगम बनाती है, तो इसे संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक 6 वर्ष की बात करें, प्रत्येक 6 वर्ष में यहाँ पर अर्ध कुंभ मेला लगता है। प्रत्येक 6 साल में क्या होता है, प्रत्येक 6 साल में अर्ध कुंभ मेला लगता है। यानी कि कुंभ मेला तो लगता है कब, 12 साल में, लेकिन बात करेंगे अर्ध कुंभ मेला की बात करें तो अर्ध कुंभ मेला ये प्रत्येक 6 साल में, यानी कि 6 साल करके अर्ध मेले 2 हो गए, क्योंकि 12 साल में एक हमारा कुंभ मेला लगता है, तो अर्ध कुंभ मेला 6 साल में लगता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, साथ ही साथ याद रखेंगे। ठीक है, इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, कौशाम्बी हुआ करती थी। राजधानी आप चाहे तो याद कर सकते हैं, इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, आप कहेंगे कौशाम्बी हुआ करती थी। ठीक है, और इसके बाद में इसकी पुनर्स्थापना किसने कराई, तो याद रखेंगे इसकी पुनर्स्थापना, पुनर्स्थापना इसकी किसने कराई थी, तो अकबर ने कराई थी। किसने कराई थी, अकबर ने इसकी पुनर्स्थापना कराई थी। अकबर ने इसकी क्या की थी, आप कहेंगे पुनर्स्थापना कराई थी। और अकबर ने इसका नाम क्या रखा था, इलाहाबाद। इसी ने क्या नाम रखा, इलाहाबाद नाम दिया। इसी ने क्या दिया, इलाहाबाद नाम दिया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और योगी जी हमारे आते हैं, योगी जी क्या करते हैं, योगी जी इसका नाम बदल देते हैं। योगी जी नाम क्या करते हैं, योगी जी इसका रखते हैं प्रयागराज। क्या रखते हैं, प्रयागराज। यानी कि अकबर तो इलाहाबाद इसका नाम रखता है और योगी जी हमारे इसका नाम क्या रखते हैं, प्रयागराज। तो फिर से एक बात समझेंगे, प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज यहाँ पर हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है, हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला लगता है। बात करेंगे प्रयागराज, यानी कि पहले शुरू, इसका पहले नाम क्या हुआ करता था, इलाहाबाद हुआ करता था। इलाहाबाद की बात करें, इलाहाबाद को अकबर ने क्या किया, इसका पुनर्निर्माण कराया और अकबर ने इसका नाम बदल दिया। अकबर ने क्या, शुरुआत में प्रयाग हुआ करता था, प्रयाग नाम किसने बदल दिया, अकबर ने बदला। अकबर ने इसे इलाहाबाद नाम दे दिया। अब योगी जी की सरकार आती है, योगी जी क्या करते हैं, इसे पुनः फिर से क्या बोलते हैं, प्रयागराज बोलते हैं। तो अकबर ने इलाहाबाद नाम दिया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो प्रयागराज है इसका नाम इलाहाबाद किसने दिया, तो अकबर ने दिया था। किसने दिया था, अकबर ने दिया था। इससे क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे संगम नगरी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। साथ ही साथ इसका जिक्र किस वेद में है, तो वेद हमारा कौन सा, आप कहेंगे ऋग्वेद। तो ये हमारा था उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल। मैंने इसमें जितने सारे पॉइंट हो सकते थे, जितने हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं जो फेमस है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने वो सारे आपको एक एक करके बता दी। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लास लेनी है,
साथ ही साथ इन पॉइंटों को आपको याद रखना है। ये टॉपिक की बात करें यूपी जीके में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, आता ही आता क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा और मिलेंगे हम आपको अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप धन्यवाद, पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत।